निधि जी, आपसे मेरा सवाल, ये मुलाकात किन किन मायनों में यहां बैठती हुई नजर आती, क्योंकि कई तरीके के सवाल हैं। यह कहा जा रहा है रिश्ता सुधारने की कोशिश है, यह कहा जा रहा है 29 की तैयारियों की कोशिश है, यह कहा जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष कौन होगा उसकी तैयारी है। तो अब दखल जो है वो बढ़ रहा है, सीधे विपक्ष आरोप लगा रहा है आरएसएस का। अर्पिता जी, सर्वप्रथम तो मैं आपको, हमारे सारे साथी पैनलिस्टों को और पूरे देश को इस नव वर्ष की बधाई देता हूं। जो नववर्ष 2082 विक्रम संवत नहीं है, यह ब्रह्म संवत 1,96,85,03,124 और युधिष्ठिर संवत 5,128 और विक्रम संवत 2082 है। किसी और का होगा, कोई 1400 में जी रहा होगा, कोई 2100 में जी रहा होगा, परंतु हम एकमात्र हैं जो 1.97 बिलियन ईयर्स का ट्रैक है। और कार्ल सैगन जो दुनिया के सबसे बड़े कॉस्मोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा सिर्फ ये एंशिएंट हिंदूज का जो कैलकुलेशन है कॉस्मोलॉजिकल, वो मॉडर्न साइंटिफिक कैलकुलेशन से मैच खाता है। तो पहले तो इसकी बधाई भी, और हम सबको इस पे गर्व करना चाहिए। अब आता हूं उसी विषय पे। यही भारत की अस्मिता और ज्ञान पर गर्व का भाव जो 1947 के बाद प्रकट हो जाना चाहिए था, वो नहीं प्रकट हुआ। स्वराज्य आया, स्वतंत्र नहीं आया। तंत्र हमारे विदेशी ही रहा, मन पर प्रभाव विदेशी रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उसी के लिए संकल्पित रहा, उसी के लिए प्रतिबद्ध रहा कि जिसे हम कहते थे ना, संयम व्यवस्था न एकात्मता है, भरी है मनों में अभी तक गुलामी, और वही राग अंग्रेजियत का पुराना सुनाते बड़े लोग नामी गिरामी। तो नामी गिरामी लोगों के दिमाग में जो गुलामी का अंग्रेजियत का राग था, उसे समाप्त करने का 3 पीढ़ियों का यह संघर्ष, और जो राजनीतिक क्षेत्र में भी फलीभूत हुआ, धार्मिक क्षेत्र में भी फलीभूत हुआ। आज प्रधानमंत्री जी वहां पे गए हैं। मैं एक बात कहूंगा, प्रधानमंत्री जी संघ के प्रचारक रहे, स्वयंसेवक रहे, वो छोड़ दीजिए एक पक्ष। भारत के किसी भी प्रधानमंत्री को वहां पर जाकर स्वीकार करना चाहिए। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का और विश्व का इकलौता संगठन। अगर मैं आपसे कहूं दुनिया में एक ऑर्गेनाइजेशन बताइए जिसके एक स्कूल के, एक ऑर्गेनाइजेशन के 30,000 स्कूल हो, तो वो आरएसएस का है, विद्या भारती। वनवासी क्षेत्र में काम करने वाला सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन वनवासी कल्याण आश्रम, और ये कन्वर्जन के लिए नहीं जा रहे क्रिश्चियन मिशनरी की तरह। वनवासी कल्याण आश्रम संघ का, मजदूरों में भारतीय मजदूर संघ संघ का, भारतीय किसान संघ संघ का, विद्यार्थियों का सबसे बड़ा संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद संघ का, धार्मिक क्षेत्र में सबसे बड़ा संगठन विश्व हिंदू परिषद संघ का, और आज सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसके अधिकांश नेता संघ के। मुझे लगता है जिस संगठन ने भारतीय समाज में सृजनात्मकता के इतने व्यापक आयाम प्रस्तुत किए हों, जिसके लिए महात्मा गांधी ने स्वयं लिखा था, ये कहा था 16 सितंबर 1947 को, एक बार 1934 में वर्धा शिविर पे गए थे, वो बहुत प्रभावित हुए थे, जमनालाल बजाज उनको लेके गए थे। तो मैं कोट कर रहा हूं, महात्मा गांधी ने कहा है कि संघ ने जिस ढंग का सेल्फ डिसिप्लिन दिखाया, अनटचेबिलिटी नहीं है, वो प्रेजवर्दी है, और संघ ने तब से बहुत ग्रो किया है, एंड आई होप इट विल ग्रो इन द स्ट्रेंथ। और ये कंप्लीट वर्स ऑफ महात्मा गांधी। माफी के साथ आपको ये रोक रही हूं, आपसे ये क्योंकि जानना चाह रही हूं सर, कुल मिला के मैं ये समझ पा रही हूं कि संघ की जो विचारधारा है वो देश के लिए हितकारी है और उसकी दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आप लबोलुबाब यही है ना सर? ना, दोनों दृष्टियों से, सिर्फ विचारधारा नहीं। और संघ जो कहता है वो मान लेना चाहिए, यही है ना? मतलब संघ जो कहता है वो देश की तरक्की के लिए, देश के आगे बढ़ाने के लिए, सबके अंदर वो भावना पैदा करने के लिए, बेसिकली यही आप समझा रहे हैं ना? हाँ, और यही बात गांधी जी ने कही थी, यही नेहरू ने मानी थी 26 जनवरी 1963 को, यही इंदिरा गांधी ने एक्सेप्ट की थी, यही लाल बहादुर शास्त्री ने 1965 में माना था। ठीक सर। पर ये जब से सोनिया गांधी, राहुल गांधी का दौर आया, तब से समस्या हो गई। प्रणब मुखर्जी भी 2018 में संघ का रहने गए थे। ठीक सर, जब आप ये कहते हैं कि हर बात मान लेनी चाहिए, सब बात वो ठीक कहते हैं, तो मैं जरा कोट करना चाहती हूँ। 2024 में भागवत का बयान है, वो कहते हैं राम मंदिर निर्माण के बाद कुछ लोगों को लगता है कि वो नई जगहों पर इसी तरह के मुद्दे उठाकर हिंदुओं के नेता बन सकते हैं, ये स्वीकार्य नहीं है। पहली चीज, जून 2022 में भागवत जी का बयान आता है जब वो कहते हैं हर मस्जिद में शिवलिंग खोजना और हर दिन एक नया विवाद शुरू करने की कोई जरूरत नहीं है। जब वो ये बता रहे हैं तो क्यों करा जा रहा है सर? यानी वो जो राह दिखा रहे हैं उस राह में चल ही नहीं रहे हैं।
नहीं नहीं, जो उन्होंने कहा है उस बात की गहराई आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। हर जगह खोदने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां जहां खुदा होगा वहां वहां भगवान होगा। जहां जहां खुदाई होगी वहां भगवान दिखाई पड़ेंगे। इसलिए ये इसमें एक समस्या है, क्योंकि अगर हम जमीन के नीचे खुदाई करेंगे या अपने शरीर के नीचे जाएंगे डीएनए में, तो आखिर में अमर, अकबर, एंथोनी तीनों का बाप किशनलाल निकल आएगा। इससे समाज में अभी स्वीकार्यता होने में समय लगेगा। इसलिए उनका कहना ठीक था, मगर हमारे प्रतिद्वंदी शायद उसकी गहराई को समझ नहीं पाते, इसलिए वो अपने राजनीतिक चश्मे से उसका इंटरप्रिटेशन करने लगते हैं। अच्छा, ये तो बता दीजिए, मुलाकात में बातें क्या क्या हो गई? क्या तय हो चुका है अब अध्यक्ष कौन होगा बीजेपी का? क्योंकि सर कार्यकाल तो देखिए 23 में ही जनवरी में पूरा हो गया। सर कांग्रेस के जब याद होगा अध्यक्ष नहीं बन पा रहे थे, थोड़ा डिले चल रहा था, तो यही बीजेपी कितना तलवार और सब लेकर बाहर आ गई कि अरे देखिए इनको मिल ही नहीं रहा है। बीजेपी को लेट क्यों हो रहा है? और क्या बात वहीं अटकी हुई थी और अब बात बन गई है, जल्दी इसका ऐलान हो जाएगा क्या सर? देखिए, संघ से हमारा वैचारिक विचार परिवार का अंग है। हमारे अधिकांश नेता संघ से निकले, परंतु संघ दैनंदिन राजनीतिक कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। और यह मैं व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर कह सकता हूं। राजनाथ सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, मैं उनका सलाहकार रह चुका हूं, इसके आधार पर मैं कह रहा हूं। हां, और एक और बात लोगों को समझना चाहिए। लोगों को लगता है जैसे संघ सिर्फ भाजपा से संबंध है और कुछ नहीं। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं, संघ के पूर्णकालिक जो प्रचारक हैं वो लगभग 3400 हैं, 3376 है शायद। और भारतीय जनता पार्टी में केवल 26 काम कर रहे हैं, केवल 26 आउट ऑफ 3400। तो इससे समझना चाहिए कि संघ एक बहुत व्यापक फलक पे काम कर रहा है। तो मेरी जरा जानकारी के लिए मुझे दुरुस्त कर दीजिएगा सर, जो हमारे विरोधियों को जी जरा दुरुस्त कर दीजिएगा, क्योंकि अतीत के अगर पन्नों को हम पलटे हैं और उधर हम औरंगजेब और राणा सांगा पर ना जाएं, थोड़ा उससे और पहले, तो सर लालकृष्ण आडवाणी का पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा संघ के कारण ही हुआ। उस समय मोहन भागवत सर कार्यवाहक थे, उनके कहने पर ही आदेश पे काम हुआ। जरा स्पष्ट कर दीजिएगा हाँ या ना सर। साल 2013 में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया, वो संघ के कहने पर बनाया गया। आडवाणी जी की नाराजगी के बाद भी संघ का दखल बढ़ा था सर। अब क्योंकि जिस तरह से खबरें थी कि विधायकों के नाम, टिकटों के नाम, वाइस चांसलरों के नाम सब संघ तय कर रहा था, जिसकी वजह से बताया गया नाराजगी हुई, जिसका फल यह हुआ कि लोकसभा में देखा गया कि क्या हालात हो गए, संघ पीछे हट गया। तनातनी है सर, रिश्ते मजबूत करने की कोशिशें जरूर हो रही हैं, इस तरह से देखा जाए क्या? देखिए, ये दोनों ही बातें, मैंने कहा ये सियासी कयास है। तथ्य क्या है कि श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने 31 दिसंबर 2005 को मुंबई में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अधिवेशन समाप्त होने के अगले दिन रंग शारदा के मैदान में स्वयं घोषणा की थी कि वह स्वेच्छा से पद छोड़ रहे हैं और राजनाथ सिंह जी पार्टी के अध्यक्ष बन रहे हैं। अब जहां तक नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बनने की बात है, तो मई 2013 में गोवा में वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन बने और 13 सितंबर 2013 शाम 6:30 बजे हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड के सभी सदस्यों के उपस्थिति में, आडवाणी जी नहीं थे उसमें, बाकी सभी सदस्यों की उपस्थिति में सर्वसम्मत से तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ जी ने घोषणा की थी। तो ये दोनों तो मैंने डेट और प्लेस के साथ बोल दिया है। अब बाकी जिसको जो कयास लगाना हो लगाता रहे, उसके लिए कोई क्या कहा जाता है। ठीक है सर, एक छोटा सा और सवाल इसमें मैं जोड़ देती हूं, क्योंकि विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि क्या दिल्ली की सत्ता का कंट्रोल नागपुर है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है अर्पिता जी। देखिए, हमारे विपक्षी कितने मजेदार हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। एक तरफ कहते हैं कि रिमोट कंट्रोल नागपुर से चलता है, दूसरी तरफ कहते हैं कि मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं। मेरे भाई, पहले अपना एक आरोप तय तो कर लो। यदि आप ये कह रहे हो कि कोई व्यक्ति तानाशाही कर रहा है, तो वो रिमोट से कैसे चल रहा है, और रिमोट से चल रहा है तो तानाशाही कैसे? मतलब कभी भी कुछ भी अपना जैसा लगा वैसा अपना आरोप लगा के चलते बने। तो मैं कहना चाहूंगा मेरे विपक्षी पहले तय कर ले कि उनका पहला वाला आरोप लगाना चाहते हैं, दूसरा वाला, क्योंकि दोनों एक साथ संभव ही नहीं है। जिसे दर्शन शास्त्र की भाषा में कहते हैं उभय पाशात्मक द्वंद्व, यानी डायलेक्टिक कॉन्फ्लिक्ट में खुद फंसते हुए नजर आ रहे हैं। अतुल पाटिल जी, तय नहीं कर पाए हैं क्या कि तानाशाह है या कंट्रोल नागपुर में है? क्योंकि वो कह रहे दोनों चीज साथ तो हो नहीं सकती। ऐसा अर्पिता जी, इसमें तय करने की जरूरत ही नहीं है। दुनिया जानती है, कोई कितना भी छुपा ले, एक चेहरे पे लगा लेते हैं कई चेहरे लोग, इससे कोई सच्चाई छुपती नहीं है और कागज के फूलों को वो महक जो है असली फूल की वो आती नहीं। अभी संघ की इन्होंने तारीफ की, इनका संगठन है, वो तारीफ जरूर करे, लेकिन इसका भी जवाब दे कि ऑर्गेनाइजर में 1947 को
क्या कहा गया था, इस देश का संविधान लागू हुआ तब क्या कहा गया था, वो काला दिन क्यों मनाया गया था, और उसे क्यों विदेशी कहा गया था, और उसे क्यों नकारा गया था, और कहा था कि मनुस्मृति ही इसी देश का संविधान है। इस देश के तिरंगे को अशुभ कह के क्यों नकारा गया था, और क्यों पैरों तले उसको दबाया गया था, ये बताए। 1993 में जो श्वेत पत्र निकला है उसमें इस संविधान को हिंदू विरोधी कह दिया गया है और इसको बदलने की जरूरत है। तब के सरसंघ चालक जो है उन्होंने कहा है, मुस्लिम लीग के साथ जिस लीग ने इस देश का विभाजन किया, उस विभाजनकारी के साथ इन्होंने जो सत्ता में सहभागिता की है वो क्यों की, इसका भी जवाब दे कि सुभाष चंद्र बोस जी ने सिंगापुर के रेडियो से ये क्यों कहा था